था कि हम दो तरीके से लाइट रे जो है वो दो तरीके से ट्रैवल करती है। एक तो ये है कि रेयर से डेंसर अगर जा रही है, रेयर से अगर डेंसर जा रही है तो हम उसको क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में, इधर बीच में माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू यहाँ आएगा v, यहाँ आएगा u और यहाँ आएगा r। एक चीज़ तो ये v u r, ये तो क्लियर है। दूसरा μ2, पहले μ2 फिर μ1 और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही μ2 माइनस μ1। ये तब है जब हम रेयर से डेंसर में ट्रैवल करते हैं, तो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएंगे। अच्छा, अगर उल्टा है कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो बस μ1 और μ2 की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u और इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। और लेंस कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आप अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद देखिएगा, अब मैं कॉनकेव के लिए ये चीज़ कराने वाला हूँ आपको। तो पेज नंबर 57 पर ये जो दे रखा है नीचे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉनकेव लेंस। Consider a thin double concave lens of refractive index μ2 placed in a medium of refractive index μ1। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला कॉनकेव लेंस हो गया, ये वर्टिकल पार्टीशन कर दीजिए इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस में हम ये जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में कितना भी दूर ऑब्जेक्ट को आप रखें, कितना भी दूर आप ऑब्जेक्ट को रखें, उसकी जो इमेज है वो वर्चुअली बनती है, ये तो हमको पता ही है। तो हमने क्या करा कि ये जो कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं दैट इज μ2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये μ2 क्या है, डेंसर है। ठीक है, और इसको रखा कहाँ पर है, इसको हमने किसी भी रेयर मीडियम में, मतलब ऐसे ही एयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो एयर में रखा हुआ है तो इस तरफ मतलब लेंस के बाहर सब जगह पर सब रेयर मीडियम तो लिख देंगे μ1, तो μ1 क्या हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम, मैंने रेयर लिख दिया बस। अब मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो हमने ले लिया O, ऑब्जेक्ट को ले लिया O। हम ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ने स्ट्राइक करा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है इस कॉनकेव सरफेस पर, तो इस कॉनकेव सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूँ, और सुनिए, इस कॉनकेव सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करके एक स्फीयर बनाऊँ तो उस स्फीयर का सेंटर इधर लाई करेगा। ठीक है, तो जब इधर लाई करेगा तो मैंने उसको बोल दिया C1, क्योंकि पहली सरफेस अब मुझे ये दिखाई दे रही है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, C1 बोल दिया उसको। ठीक है, अब ये जो C1 है, C1 से जहाँ पर ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया M। सही है, C1 से आपने इसको ज्वाइन कर दिया, C1 से इसको ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा डॉटेड लाइन ऐसे आगे बना दी। अब जरा सोचिए कि ये जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है, अब ये कहाँ से, रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, ये ग्लास का बना हुआ है तो डेंसर में एंटर कर रही है, तो डेंसर में एंटर कर रही है तो कायदे से अगर देखें तो कायदे से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ऐसे जाती, तो रेयर से डेंसर में जाती तो इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ बीच में बना रहा हूँ, मैं यहाँ बीच में बना रहा हूँ, मतलब अगर देखते तो कायदे से तो ये सीधी जाती, लेकिन रेयर से डेंसर में एंटर हो गई तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई है। तो आप देख रहे हैं ना कि बीच में जगह थोड़ी कम बच रही है, तो ये हल्का सा ये ऐसे टिल्ट हुई है, इस टिल्टेड लाइन को हमने यहाँ तक ऐसे दिखा दिया। यहाँ तक समझ गए?
ठीक है, ये वैसे तो सीधे जा रही है, लेकिन मैं रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। रेयर से डेंसर में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है। जब डेंसर से रेयर में आती है, डेंसर से रेयर में बाहर भी निकलेगी तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो मैंने लाइन बनाई थी, ये जो एक्सटेंड करी थी, इसको मिटा दीजिए आप। इंसिडेंट रे तो कायदे से ऐसे जाती ना, तो ये ऐसे लगाकर थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है। तो ये लाइट रे मैंने इंसिडेंट वाली इसलिए बनाकर दिखाई थी ताकि आपको ये ना लगे कि ये लाइन सीधी तो नहीं है, नहीं। तो हल्का सा टिल्ट इसमें हो रहा है। तो ये जो टिल्ट हो रही है लाइन, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर लीजिए जरा ऐसा, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनने लगी। रिफ्रैक्टेड रे को आपने पीछे खींचा तो यहाँ पर इमेज बनेगी। कौन सी? पहली सरफेस की इमेज। तो पहली सरफेस की जो इमेज बनती है उसको मैं I1 बोलता हूँ, ठीक है। पहली सरफेस की इमेज को हम I1 बोलते हैं। तो मैंने इस वाली रे को, ये जो रिफ्रैक्ट हुई है ना रे, इसको मैंने पीछे खींचा है। अब जो ये जो इमेज है, ये इमेज अब इंसिडेंट रे का या ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरी सरफेस के लिए। अब दूसरी सरफेस की बात करते हैं। तो भाई जो दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस तो इधर है, तो अगर इसको ऐसे कंप्लीट करूँगा ना, मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो स्फीयर इस तरफ बनेगा, तो स्फीयर का सेंटर भी इसी तरफ होगा, ठीक है। और उस सेंटर को अब मैं क्या बोलूँगा? C2 बोलूँगा। तो ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो इसको C2 को यहाँ से ज्वाइन करिए ऐसे, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो इस पॉइंट को जैसे मैंने M बोला, इस वाले पॉइंट को मैं N बोल दूंगा, N। तो भाई नॉर्मल तो ये है। अगर मीडियम चेंज ना होता तो अब ये हटा रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया पूरा स्फीयर ये हटा रहा हूँ। अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधी, जैसी है बिल्कुल वैसी ही सीधी चली जाती। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो नॉर्मल कहाँ है? रेयर मीडियम में नॉर्मल कहाँ दिखाई दे रही है? रेयर मीडियम में नॉर्मल हमको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये तो इस तरफ चली, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। मेरी बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल से दूर भागेगी। कायदे से तो ऐसे जाती, ठीक है। नॉर्मल की तरफ झुकना होता है, इसको तो ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाती, नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी, तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये और मुड़ जाएगी ऐसे, ये और मुड़ जाएगी इस तरीके से। बताइए समझ गए कि नहीं? ठीक है। इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल मैंने इस वाली सरफेस की नॉर्मल बनाकर दिखाई थी। C2 से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो वो नॉर्मल कहलाएगी, C1 से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो वो इस सरफेस पर नॉर्मल कहलाएगी, ठीक। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? व्हाट्सएप कनेक्ट यहाँ से क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो यहाँ पर C1 है, ये फालतू में आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए आप डायग्राम जो देखेंगे, जो नोट्स में दे रखा है, मैंने ये C1 बना नहीं रखा है, ठीक है। बना दिया अब यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब ये इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये हटा दो, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो ऐसे, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका I यहाँ पर बन गया। ये मेरी फाइनल इमेज है। मेरी बात समझे? ये फाइनल इमेज है। तो अब दोबारा से समझिए कि कहानी ये होती है कि जब भी हम किसी लेंस की बात करते हैं, जैसे चश्मा लगाकर तुम बैठे हुए हो, तो कौन सी प्रॉब्लम है? मायोपिया, कि नोट मतलब पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन बोर्ड देखने में दिक्कत आती है, उसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ। तो जो स्टूडेंट लाइफ में जिनको स्पेक्स लगते हैं, उनको मायोपिया की ही प्रॉब्लम होती है। हाइपरमेट्रोपिया ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है? उसमें दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसीलिए सुबह सुबह जब अखबार आता है तो दादाजी उसको ना ऐसे करके पढ़ते हैं। ऐसे करके क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको दूर का दिखाई दे रहा है, तो पास का नहीं दिख रहा है, तो वो ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ पाते। वो कहते हैं इसको दूर ले जाए, तो वो ऐसे पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि मायोपिया में आप पीछे बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप थोड़ा सा आगे उठ कर आए, अब आपको दिखने लगा, ठीक है। तो उल्टा काम भी तो हो सकता है। इस बोर्ड को ही उठा कर ले आओ मेरे पास, मैं तो कंफर्टेबली पीछे बैठ कर देखना चाहता हूँ, तो इस बोर्ड को ही आगे ले आओ। अब बोर्ड को आगे ले आएंगे तो जो बच्चों की नॉर्मल आई साइट है वो कहने यार ये क्या हो रहा है, तुम तो मेरे पास लेकर आगे बोर्ड ही उखाड़ दिया तुमने,
ठीक है, तो फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। लेंस क्या काम करता है, लेंस उसी की इमेज बना देता है आगे। तो आपको वो जो दिखाई देता है बोर्ड पर लिखा हुआ, तो उसकी जो इमेज है वो आपको आगे दिखाई देती है। ठीक है, कभी भी जो नॉर्मल आई साइट का बच्चा है और किसी को, जैसे तुम्हारा लेंसेज बड़े नॉर्मल से लग रहे हैं, मेरे को इसके भी नॉर्मल है, कुछ बच्चों के बड़े मोटे लेंसेज होते हैं, उनकी आँखें भी बड़ी मोटी सी दिखाई देती है उसमें। तो कभी किसी ऐसे बच्चे का चश्मा लगाकर आप देखेंगे तो आपको चीज़ अपनी तरफ आती हुई नजर आएगी एकदम से कि भाई ये तो यहाँ आ गया, और हटा के देखोगे तो दिखाई देगा कि वो दूर है। तो अब है क्या कि इमेज की इमेज देखते हैं आप, समझ गए? जो चश्मा लगाते हैं तो नॉर्मली है, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, और वो इमेज हमारे रेटिना पर बन रही है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप इमेज की इमेज देखते हैं। उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहाँ पर, यहाँ आपका फार पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर बड़े आराम से दिखाई दे रहा है, यहाँ ये मेरे को आप कंफर्टेबल है। तो कहानी वही है कि सबसे पहले ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की एक इमेज बनेगी I1, फिर ये वाली जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है उस पर ऑब्जेक्ट जो है वो I1 है ऑब्जेक्ट, और इस I1 की इमेज बनेगी I1 की इमेज I बनेगी। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई है कि पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है I1, फिर I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है दूसरी सरफेस के लिए, फिर I1 की इमेज बनती है I। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, तो देखिएगा जरा, पहले तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर O से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा U, ये तो U हो गया। ठीक है, अच्छा, और जो I1 है, I1 जो डिस्टेंस है दैट इज, इसको बोल देंगे हम V1, पहली जो इमेज बनी तो दैट इज V1, और जो फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे V। बोलो जी, समझ गए इतना? तो ये तीन डिस्टेंसेस हमारे पास हो गए। नाउ फॉर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, भाई पहली सरफेस पर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में खुद के समझने के लिए लिख लीजिए, रेयर से टेंशन में एंटर कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर। ठीक है, ये दो फार्मूले हमको रटने हैं बिल्कुल अच्छे से। रेयर से डेंसर में है तो म्यू2 अपॉन टी माइनस म्यू1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे म्यू2 अपॉन वी। तो वी क्या है यहाँ पर, पहली सरफेस के लिए वी है V1, पहली सरफेस पर इमेज जो है, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, तो पहली सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज V1, तो हम लिखेंगे म्यू2 अपॉन V1 माइनस, जैसे अभी भी 20 दिन है दीपावली, इस बार कुछ ज़्यादा ही जोश में है बच्चे। म्यू2 अपॉन V1 4-5 दिन या हफ्ते में पहले ही पढ़ा के फूटते हैं, इस बार कुछ ज़्यादा ही रात में भी फूटते हैं मतलब ज़्यादा। म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। आज तो सभी बच्चों की छुट्टी रही होगी स्कूल की। हाँ, समझा नहीं कौन सा वाला? अच्छा, ऑटो ब्रेक चल रहा है क्या? कब तक है? 24 तारीख तक। और मुझे लगा कि वो रैपिड रेल की वजह से आज वो उद्घाटन किया है। अच्छा हो गया? हाँ, देखा नहीं क्या? अरे बहुत सारी नई चीज़ देखने को, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली हैं कि रैपिड रेल और मेट्रो में अंतर क्या है। क्या क्या अंतर है? रैपिड रेल मैक्सिमम स्पीड सुनिए, मैं बताता हूँ, 3-4 पॉइंट्स में बताऊँगा। मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड, लेकिन रुकती भी चलेगी, तो रुकती भी चलेगी तो एवरेज स्पीड थोड़ी कम आएगी, तो एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ लो कि मेरठ 82 किलोमीटर से, तो दिल्ली का जो सराय काले खां है वहाँ से स्टार्ट होकर और वहाँ तक मेरठ तक सिर्फ 40 मिनट्स में पहुँच गई, रुकती हुई सब जगह, मोदी नगर, मुरादनगर, दुबई, साहिबाबाद, जो भी स्टॉपेज है उसके, वो रुकती हुई वहाँ पहुँच गई। दूसरा, जैसे आप कार में अपनी सीट्स को एडजस्ट करते हैं ना,
एक तो मेट्रो में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे खिसक खिसक के ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में सीट है। यहाँ तमीज़ से सीट जैसी होनी चाहिए। अच्छा वो यहाँ हाँ हम सीधे जा रहे हैं, ट्रेन है ना, तो वो ट्रेन वाला सिस्टम है। तो कार की तरह सीट्स को आगे पीछे इधर उधर वो पूरा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये दूसरी खास बात। तीसरी खास बात, जब आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में चढ़ेंगे तो मेट्रो स्टेशन की टिकट वेंडिंग जो है, वहाँ पर भी सब लेडीज़, अंदर जितना भी स्टाफ है वो भी सब लेडीज़, इनफैक्ट ड्राइवर भी लेडीज़, हेल्पर भी लेडीज़, मतलब टोटली वो महिला शक्ति वाला है इसमें रैपिड रेल में। ये लेडीज़ के अलावा और कोई है ही नहीं। हेल्पलाइन के लिए हर चीज़ के लिए लेडीज़ है, मतलब मेल स्टाफ नहीं है ही नहीं। तो ये था, और उनके साथ में सबका इंटरव्यू भी दिखाया गया था, टीवी पर दिखाया, बहुत बढ़िया। और देखकर लग रहा था कि मैं कुछ मतलब हम भी कुछ है, बड़ी बढ़िया फीलिंग आई। क्योंकि वहाँ जाना तो एक बार मन में आया था, जाकर देखते हैं। सर यहाँ पास में स्टेशन है हाँ यहीं पर पास में। गुलबर्ग। हाँ इंटरव्यू कर रहे हो काफ़ी। चलिए, अब ये बताइए यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है? अब उसके बाद अगली सर्फेस की बात करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्शन at the second surface, तो denser to rarer, denser to rarer। तो जब रिफ्रैक्शन करेंगे सेकंड सरफेस पर, तो सेकंड सरफेस में मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ, तो μ2 और μ1 की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। μ1 अपॉन v होगा, तो μ1 अपॉन v मेरी फाइनल इमेज क्या बन रही है, v बन रही है। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लिखेंगे v1, क्योंकि ये जो I1 है ये सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो μ2 अपॉन v1 और इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो LHS को LHS में ऐड करिए, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है, और प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r, प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r। इधर μ2 अपॉन v1 और माइनस μ2 अपॉन v1 कैंसिल आउट हो गया, और इधर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं μ1 कॉमन ले सकता हूँ, तो μ1 कॉमन ले लिया। इधर ब्रैकेट में बचेगा माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, है ना, वो प्लस वाला पहले लिखना थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो पहले लिख दो 1 अपॉन v और माइनस 1 अपॉन u। इधर से v1 न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में से 1 1 बचेगा, तो 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन v और माइनस का 1 अपॉन u, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर हम क्या करेंगे इधर क्या करेंगे कि ये μ2 माइनस μ1 है और ये आपका μ1 माइनस μ2 है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। और अब ना इसमें एक काम और करेंगे कि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में हमको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ये डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो डबल कॉनकेव लेंस में ज़रूरी नहीं है कि इधर वाली सरफेस का और इधर वाली सरफेस का दोनों का रेडियस सेम, ये ज़रूरी नहीं है। तो पहली वाली सरफेस का हो सकता है रेडियस r1 मान लीजिए और दूसरी वाले का r2 मान लीजिए, तो r1 और r2 इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गया v2 माइनस v1 अपॉन r1, और इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेकर v1 माइनस v2 का भी v2 माइनस v1 बन गया, और अपॉन में r2, माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू v2 माइनस v1, कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। अब v1 को निकालेंगे, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u
इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2 ये होगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे जैसे इक्वेशन नंबर 1 2, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब बात कर रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की। तो अगर कोई भी लेंस मेकर है जो लेंस बना रहा है तो वो क्या करता है, वो हमेशा ये देखता है कि जब भी हम अपना चश्मा भी बनवाने जाते हैं तो वो अलग अलग लेंसेज हमारे ना वो खाली फ्रेम होता है उसमें लगा कर चेक करता है कि ये बताओ दिखाई दे रहा है या नहीं, या ये बताओ देखकर। तो उसमें ऐसा होता है कि वो पावर लगाता है अलग अलग, और पावर का मतलब क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो लेंस में सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, उसको फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो पावर आ जाती है। बस इतना है कि फोकल लेंथ को मीटर में रखना होता है तो पावर आ जाती है, वो डायोप्टर में आती है। तो हमने कहा कि इसमें एक काम किया गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस बनाते टाइम, ये मान लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। तो यहाँ ये कहेंगे इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो v इज इक्वल टू f हो जाएगा। f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज फोकस पर बनती है, और जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है तो इमेज डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया इन्फिनिटी पर, तो v की वैल्यू क्या होगी, f 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया 1/infinity होता है 0, ये हो गया 1/f तो mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 into 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। किसी भी लेंस मेकर को किस चीज़ की जरूरत होती है, पावर की। और ये 1/f है उसकी पावर ही है ना, तो वो पावर इस तरीके से निकलता है। ठीक, चलिए जी, ये हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला। अब इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करूँ तो राइट हैंड साइड तो दोनों की सेम है। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वो लेंस फार्मूला है जो आपने 10th क्लास में करा था, और इसको थिन लेंस फार्मूला बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये और मेंशन कर दीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is thin lens formula क्या लिखा, समझ गए जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया आपका। हाँ जी बोलिए सर। अगर लेंस है उसमें r इज इक्वल टू 2f वाला रिलेशन सही है। r इज इक्वल टू कौन सा वाला, r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f जो है ना, वो वाला रिलेशन हम इस पे यूज़ करते हैं, मिरर में, लेंस में यूज़ नहीं करते। क्योंकि क्या है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ से निकालते हैं, इस तरफ से। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है वो उसमें क्या है कि रेडियस जो है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो r इज इक्वल टू 2f यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से निकाले जाते हैं, वहाँ डिस्टेंसेस पोल से निकाले जाते हैं, इस वजह से। ओके सर। ठीक है, उसको सिर्फ मिरर तक रखिए। ठीक, चलिए जी, तो ये हुआ इसका पोर्शन। अब इसके न्यूमेरिकल्स करना बड़े इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट दीजिए मुझे बस।
चलिए जी, अब जरा इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का ये डेरिवेशन है और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। Note करिए क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर the radius of curvature of each face of a biconcave lens. Each face of a biconcave lens made of glass of refractive index 1.5 made of glass of refractive index refractive index 1.5 is 30 centimeter, full stop. Calculate the focal length of the lens in air. Calculate the focal length of lens in air. ये समझ में आ गया? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर दे रखा होता तो बात कुछ और होती। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर का मतलब ये है कि जो लेंस है, लेंस का तो उन्होंने बोल ही दिया कि वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो लेंस जो ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास तो सॉलिड हो गया ना, तो सॉलिड क्या हो गया? डेंसर मीडियम, तो वो तो हमारे लिए μ2 हो गया। जो हम लेंस के अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो तो μ2 लेते हैं, तो μ2 तो दे दिया 1.5। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, तो इसका मतलब क्या है कि लेंस कहाँ रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ जब हम एयर में निकालेंगे तो इसका मतलब रेयर और मीडियम एयर है, और जो एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। तो हमें μ1 की वैल्यू दे दी है। μ1 को हम हमेशा रेयर लेते हैं, μ2 को हम हमेशा डेंसर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, तो मेरे को एफ निकालना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि μ1 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एयर, एयर है इसलिए 1, यूनिट कुछ नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो होता है। μ2 इज इक्वल टू 1.5 क्योंकि ये डेंसर है ना, और लेंस इसका दे रखा है ग्लास लेंस, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस। तो बाइकॉन्केव लेंस में पहला फेस कौन सा आएगा? ऐसे कर्व आएगा, बाइकॉन्केव है जो अभी हमने करा था, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करेगा। तो C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो R1 कहाँ होगा? लेफ्ट में। तो हम ये कहेंगे R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि बाइकॉन्केव है, तो बाइकॉन्केव में पहला फेज यहाँ पर है, तो यहाँ से जब रेडियस निकालेंगे उसका, तो लेफ्ट की साइड में मेजर करेंगे ना। तो लेफ्ट की साइड में कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। और जो दूसरा सरफेस है वो ये है, तो इसका सर्कल यहाँ कंप्लीट होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में मेजर करा जाएगा, ठीक है। तो जब राइट में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर। इस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों रेडियस सेम बोल दिए तो आप तो इसको इससे काट दोगे, ठीक, तो वो मत करिए। चलिए, तो R1 हो गया और R2 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं आपको फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ लिखिएगा बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला वन
minus mu1 upon mu1 multiplied by 1 upon r1 minus 1 upon r2 हो गया था। तो 1 upon f is equal to mu2 कितना है 1.5, mu1 कितना है 1 upon mu1 ठीक है। 1 upon r1 कितना है -30 माइनस r2 कितना है प्लस का 30। तो 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 is 0.5 ठीक है। और ये हो गया -1 upon 30 और ये माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, ये भी माइनस का 1 upon 30 माइनस 1 upon 30 माइनस 1 upon 30 क्या हो जाएगा माइनस का 2 upon 30। ये पॉइंट गया नीचे आ गया 10 और चलिए 5 6 30 और 2 3 6 तो 1 अपॉन एफ कितना आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू ऊपर तो नेगेटिव है ही 3 10 30 तो माइनस 1 अपॉन 30 तो रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ तो एफ इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है सर -15 नहीं आएगा गलत कर दिया क्या कुछ नहीं सर सही है। हम बोलो सर 0.5 रेडियस ऑफ फोकस है अभी रुको जरा आंसर तो सही है ना। हाँ क्या बोल रहे हो दोबारा बताओ पहले। सर मैं कह रहा हूँ कि 0.5 को हम हाफ लिख देंगे और सर 2 और माइनस का 2 कट जाएगा तो -1/15 तो -1/30 तो आया इससे मैं कह रहा हूँ -1/15 आएगा -1/15 कैसे आएगा देखो 0.5 को आपने 1/2 लिख दिया तो 2 से 2 कट गया। जब 2 से 2 कट गया तो ये 0.5 कहाँ है अब भाई 2 से 2 कट गया तो नीचे बस 30 तो बचा। ये सर आगे से समझ गए। अब आप बताओ क्या करें। सर रेडियस ऑफ फोकस सेम के साथ रेडियस और फोकल लेंथ सेम आ सकते हैं क्योंकि लेंस है ना ये तो लेंस में ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है। चलिए जी बताइए सभी को क्लियर ठीक। चलिए जी आगे चलते और मिरर जो है मिरर में तो आधा होगा इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं मिरर तो आधा ये भी चीज़ है कि जो मतलब जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है मतलब वो सेंटर में मूव कर रहा है मतलब सर कोई ना कोई लाइट होगी जो पर नॉर्मली नहीं लैंड मैं हुई। बताता हूँ आपको क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना हाँ सर वो ठीक है वो एग्जिस्ट कर सकता है फोटोलाइन बट सर बात ये है कि कोई ना कोई ऐसी लाइट ज़रूर होगी जो नॉर्मली लैंड नहीं हुई और फिर भी वो रेडियस पे बन रही है। एग्जैक्ट तो देखो नहीं आती कभी भी वैल्यू जो हम इस तरह से न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हैं सर ना। वैसे सर बात बड़ा डिस्कस करते हैं हाँ, ठीक है क्योंकि क्या है ना यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में इसमें ऐसा क्या अंतर है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ लाइट है ना उस तरफ जाती नहीं है और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है तो हमें एक ही साइड की चीज़ें स्टडी करनी होती है वो है अंतर। अच्छा दूसरी चीज़ आप लोग ये सभी बच्चों ने ना 10th में एक चीज़ का रट्टा जरूर लगाया होगा कि अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी क्लियर हो गई कि फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी कॉन्केव है ना तो फोकल लेंथ नेगेटिव गलती से अगर पॉजिटिव आए तो वही चेक कर लेना कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस the radius of curvature of the faces of a double convex lens are are 10 centimeter and 15 centimeter. Centimeter and 15 centimeter. Full stop. If focal length is 12 centimeter,
focal length is 12 centimeter, comma, what is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? देखिए वैसे तो आपको पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। तो जरा इस डेटा के हिसाब से निकाल लेते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब अब ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू फेसेस आर 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो पहला वाला जो सरफेस है ये वाला, तो इसका रेडियस कहाँ बनेगा भाई, इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इस तरफ, तो इसका रेडियस इस तरफ बनेगा। तो इस बार R1 हमारा पॉजिटिव होने वाला है। पहला सरफेस जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, तो रेडियस जो है राइट में बनेगा। तो R1 क्या होने वाला है प्लस 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरा सरफेस है ये वाला, तो इसका सेंटर इधर तो रेडियस इधर, रेडियस इधर तो लेफ्ट में नेगेटिव। R2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। If focal length is 12 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू फोकल लेंथ क्या लेंगे, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो फोकल लेंथ क्या होगा प्लस का 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला F is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, ठीक है। तो 1 upon F कितना दे रखा है 12 is equal to mu2 मेरे को निकालना है mu2 माइनस, और कहीं कुछ दे रखा है एयर वगैरह, अगर नहीं दे रखा है तो हम अपने आप ही ये मान लेंगे कि भाई हम बेवकूफ़ नहीं है कि उसको लेंस को जो है पानी में रखकर चेक करेंगे या कैरोसिन में रखकर चेक करेंगे, उसको एयर नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए फर्स्ट मीडियम को एयर ही मान लेंगे, यानी कि 1 mu2 माइनस 1 upon 1 और 1 upon R1 कितना है 10 माइनस R2 कितना है -15, ठीक है। तो इधर तो माइनस ही, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। तो 1 upon 12 इज इक्वल टू mu2 माइनस 1 और 1 upon 10 प्लस 1 upon 15। तो 1 upon 12 is equal to mu2 minus 1 और 10 और 15 का LCM 30, 10 3 is 30, 3 1 is 3 plus 15 2 is 30, 2 1 is 3। वन अपॉन 12 is equal to mu2 minus 1 into 3 plus 2 कितना हो गया 5, 5 upon 30, 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 2 जा। तो 1 upon 2 is equal to क्या आ गया mu2 minus 1, इसको इधर ले आओ तो mu2 is equal to 1 plus 1 upon 2 क्या हो गया 3 upon 2 मतलब 1.5 आ गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि mu2 जो है वो हमारे पास ग्लास का 1.5 होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये 2010 में आया था क्वेश्चन। A biconvex lens has a focal length biconvex lens has a focal length 2 upon 3 times the radius of curvature, 2 upon 3 times the radius of curvature of either surface
of either surface, full stop. Calculate the refractive index of lens material. Calculate the refractive index of लेंस मटेरियल, तो जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, ठीक है। तो क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस है हम ये कहेंगे, और इन्होंने बोला नहीं है कि पहले का रेडियस कुछ और है दूसरे का कुछ और, उन्होंने बोल दिया ना ऑफ आइदर सरफेस, यानी कि दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम। तो हमने ये कह दिया कि बाई कॉन्वेक्स है तो R1 इज इक्वल टू मान लिया x सेंटीमीटर, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x सेंटीमीटर। इधर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में से मतलब ऐसा हमने मान लिया, ठीक है भाई। पहला वाला जो है वो उस तरह होगा, दोबारा बोलो सर ऐसा हमने क्यों माना इसकी कैलकुलेशन? ऐसा इस वजह से माना क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ दे ही नहीं रखा, और ये बोल रखा है कि उसका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2/3 टाइम्स है। तो मेरे पास जो फोकल लेंथ है ना f, वो कितनी हो जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसलिए मेरे को R1 और R2 को कुछ मानना जरूरी था, ठीक है। तो 2/3 टाइम्स ऑफ x हो गया, ठीक है। सर अगर कभी भी ना दे रखा तो हमने सेम ही मान लिया। हाँ, अगर नहीं दे रखा है तो आप ये मानेंगे कि दोनों फेसेस जो है उनका रेडियस सेम है, तो सेम मानेंगे। तो 2/3 इंटू एक्स क्या हो गया 2x/3, 2x/3। तो 1/f करेंगे, अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x। और ये याद रखिए मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। अगेन कुछ नहीं दे रखा है कि लेंस को एयर में रखा है, कहाँ पर रखा है, तो मैं मानूंगा कि एयर में रखा है। तो क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद में फिर प्रेजेंट वाला पोर्शन करना है, फिर पावर वाला भी है, पावर वाला देखूंगा सिलेबस में कितना है, फिर वो कराता हूँ। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम ये कहेंगे 1/f इज इक्वल टू V2 माइनस V1/V1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f कितना आया 3/2x, V2 minus 1/1 into 1/x minus 1/x. 3/2x is equal to V2 minus 1 1/x plus 1/x. 3/2x is equal to V2 minus 1 to 2/x. इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी क्या करिए, इसको 2 को इधर ले आइए, ये μ2 minus 1 is equal to 3/2 into μ2 minus 1 is equal to 3/4। μ2 is equal to 3/4 कितना होता है 0.75 plus 1, μ2 is equal to 1.75। सही है, समझ गए? बस तो इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स वगैरह हैं वो वैसे ही हैं जैसे आपने टैप में करे थे, उसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, सोचा तो था इसको जल्दी कराने का, लेकिन बस इस मंथ में हो ही जाए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। जो इमेज फॉर्मेशन वाला है वो भी आपका वही 10th का रिवीजन है, पावर वाला जो है वो भी 10th का रिवीजन है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। प्रिज्म है, प्रिज्म में 2 डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो भी आराम से हो जाएगा, और फिर आपका सिंपल और कंपाउंड आएगा उसमें, बस ये है, और कुछ बचा नहीं है उसमें, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स का बस आप ये समझ लीजिए, रे है थोड़ा बहुत, मतलब वेव ऑप्टिक्स जो है वो लेंदी नहीं है उतना, जैसे ये थोड़ा सा लेंदी है, वो चैप्टर लेंदी नहीं है, ठीक। 2-3 डेरिवेशन है, उसकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। और बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं वो तो
हार्डली दो क्लास मतलब मुश्किल से आप समझ लीजिए कि 8 क्लासेस में हो जाएंगे 4 चैप्टर, वो ज़्यादा बड़े नहीं। थोड़ा बहुत टाइम सेमीकंडक्टर ले सकता है, लेकिन एटम्स वाला हो गया, डुअल नेचर वाला हो गया और न्यूक्लियाई वाले बहुत छोटे चैप्टर्स। ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं।